मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले बार में आपको बताया था कि मैं हिंदी का और संस्कृत का क्लास लूँगा, और पिछले बार मैंने आपको एक बीच से हिरोशिमा शीर्षक कविता के बारे में बताया था, और हिरोशिमा शीर्षक कविता का क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में अभी आप लोग को जान लेना होगा स्टूडेंट, कि आज के दिन में जो परीक्षा का जो पैटर्न है, जो परीक्षा का जो है, वह जितना कहानी से हिंदी गद्य खंड है, काव्य खंड है, वर्णिका है और व्याकरण है, और जितने भी उसमें से ऑब्जेक्टिव का जो होता है क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आधा से मतलब यदि 50 ऑब्जेक्टिव यदि है तो 50 ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव में जो है कवि परिचय और लेखक परिचय से प्रश्न को पूछा जाता है। तो पिछले बार मैंने आपको अज्ञेय जी के बारे में बताए थे, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है ना। तो वैसे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट करना क्या है, सबसे पहले परीक्षा को किसी प्रकार का भार नहीं बनाना है, उसे हंसते खेलते आपको उसको बनाना है। आप एक बार यदि पढ़ लोगे, कवि परिचय यदि पढ़ लिए, लेखक परिचय पढ़ लिए, उसमें से सारा क्वेश्चन आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और जैसे जैसे आपका यह क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे किस चीज़ को हम याद करें और कैसे हम एक जगह समाहित करें। तो आज आपको हम बता रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, उसका पूरा पहले पढ़ेंगे। और इस किताब में आप देख रहे हो, इस किताब में से पूरा आपको पहले पढ़ लेना है कि ये कवि परिचय कहाँ का है। अज्ञेय जी का जैसे जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आप एक लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो एक लाइन में आपका इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आपका आ रहा है। जैसे अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आप बोलेंगे एक ऑब्जेक्टिव हो गया, अब दूसरा हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का सरनेम या उपनाम क्या है, तो दूसरा हो जाएगा कि उसका नाम अज्ञेय जी है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। चौथा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कसैया कुशीनगर में। अब बोलेगा यदि यह नाम स्थान नहीं रहा तो यह अज्ञेय जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में, किंतु उनका मूल निवास जो था वह करतारपुर पंजाब में। उसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वह जो है मूल रूप से निवास जो रहे वह कहाँ का रह गए? पंजाब का। उसी तरह अज्ञेय जी की माता का नाम क्या था? बेयंती देवी। उसका पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इस तरह से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है। यदि पूरा आप पढ़ लें तो अब आपको ऑब्जेक्टिव रटने से आप बचोगे। आप इसको पूरा पढ़ लोगे और उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको उदाहरण था स्टूडेंट्स, जैसे देख रहे हो बेटा यहाँ कि पहला हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आपको पूरा नाम बताया गया, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ये लिख लेंगे। अब अज्ञेय जी का पूरा नाम अभी हमने पहले ही बताया था, ये आपको क्वेश्चन बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी के माता का क्या नाम था, जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसका माता का भी नाम आ जाएगा। चौथा था कि अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था, उसके पिताजी का भी नाम याद आएगा। 5वां है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता कहाँ से संग्रहित है। ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कवि जो लिखते हैं और उसमें से जो उसके अच्छे लायक रहते हैं, उसी में से किसी अंश से एक भाग को ले लिया जाता है। तो ये अज्ञेय जी ने जो कविता लिखे हैं, आप ये पहले एक रचना है उनका, उस रचना का नाम है ओ सदा नीरा। क्या नाम है उसका? ओ सदा नीरा। और यह ओ सदा नीरा का पाठ आप जो है 12 में पढ़ेंगे। ये 12 क्लास में ओ सदा नीरा का पाठ अज्ञेय जी का दिया हुआ है, और उसी ओ सदा नीरा पाठ से ये हिरोशिमा शीर्षक कविता उससे ली गई है। ये आप पूरा कवि परिचय पढ़ने से आपको ये सारे पता चल जाएगा। तो ये हिरोशिमा शीर्षक कविता कहाँ से संग्रहित है, आप यह कहाँ से ली गई है, या कहाँ से उद्यत है, या कहाँ से प्रस्तुत है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं भी
नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता कहाँ से संग्रहित है, या हिरोशिमा शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, या हिरोशिमा शीर्षक कविता कहाँ से उद्यत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए आगे बताएंगे अगला क्लास में। अभी आपको ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे बने, इसके बारे में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पर ध्यान देने बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो रहेगा बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव मात्र एक से बनेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आप याद करोगे तो एक साथ दो क्वेश्चन का आपका आंसर याद हो जाएगा। आपको पहला क्वेश्चन रहेगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का जन्म कब हुआ था, तो ये कब हुआ था एक ऑप्शन रहेगा, और दूसरे क्वेश्चन रह सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप यदि कब और कहाँ दोनों एक बार में ही याद कर लेते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। इसी तरह से आपका भी होता है क्या है कि आंगन के पार द्वार, क्या है, आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है। ऐसा होता है कि हम लोग जो है पूरा किताब को रट लेते हैं। आप शुरू से गद्य खंड से हम पढ़ते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी तरह से विष के दांत, बहादुर, लास्ट में जाकर हम लोग शिक्षा और संस्कृति यानी गद्य खंड का हम पूरा चैप्टर देख लेते हैं, लेकिन वहां पर कहीं भी यह आंगन के पार द्वार दिखाई नहीं पड़ता है। और कहीं जो है यह हम काव्य खंड में भी जाते हैं तो काव्य खंड में भी रसखान से शुरू किए या गुरु नानक का रचना से शुरू किए और अंतिम में जाकर के ये हिरोशिमा तक पहुंच गए, या एक वृक्ष की हत्या पर पहुंच गए, या अक्षर ज्ञान पर पहुंच गए, लेकिन कहीं भी यह आपको आंगन के पार द्वार ये रचना आपको कहीं भी किताब में नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो गुमराह हो जाते हैं कि लगता है कि यह क्वेश्चन जो है हमारा किताब से नहीं है, और उसको जो है लोग क्या करते हैं, नकारात्मक करते हैं कि नहीं भी बनाएंगे तो इसका आंसर का हमें नंबर मिल जाएगा, अंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। ये आंगन के पार द्वार आप देखते हैं कि अज्ञे जी जो वह कविता लिखे हिरोशिमा, इसके अलावे भी उसकी बहुत सारी रचनाएं हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखिए अन्य रचनाएं में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कहानी संग्रह है, बिरथका है, जयढोल है, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, तो इस तरह से अनेक रचनाएं भी रहती है। उसमें आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा और इस तरह से आपको आंगन के पार द्वार किसकी रचना है तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर कि इसका रचनाकार कौन है, अज्ञे जी। कौन है इसका रचनाकार, अज्ञे जी। उसी तरह से आप अंतिम में अज्ञे जी का निधन कब हुआ और उसका निधन का देख लेंगे। तो इस तरह से आपको एक चैप्टर हिरोशिमा कविता से आप कवि परिचय पढ़ें और कवि परिचय से आपको यहाँ पर मिनिमम आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको निकाला गया है, और इसके अंदर से भी जाए तो और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 20 से 25 क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ कवि परिचय में। तो इस तरह से आपको ये एक का हुआ हिरोशिमा का, अन्य पाठ का कैसे हम निकालें। तो इस तरह से यदि आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सारणी आपको दिखता हो, आपको सुविधा के लिए आप कर सकते हैं क्या, जैसे कर्म संख्या यहाँ पर 1 लिखें और एक कर्म संख्या में आपका जो पहला काव्य खंड है, क्या है पहला काव्य खंड में गुरु नानक जी का द्वारा लिखा गया पहला काव्य खंड है, उसका नाम पहले लिख लेंगे। पहला नंबर में राम बिनु बिरथी जगी जन्मा, राम बिनु बिरथी जगी जन्मा, यहाँ क्या लिखेंगे कविता का नाम, राम बिनु बिरथी जगी जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। पहले इसका कविता का नाम लिख लेंगे, फिर यहाँ पर कवि लिख लेंगे, कवि कौन हो गया इसका, गुरु नानक। फिर इसका देखेंगे जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक का जीवनी निकालेंगे इसका कवि परिचय में, यहाँ गुरु नानक जी का जन्म लिख लेंगे, जन्म स्थान लिख लेंगे, उसके माता पिता का नाम लिख लेंगे, और यह राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, या
कविता है वह कहाँ से ली गई है, तो यहाँ संग्रहित में लिख लेंगे। और यदि यह स्वतंत्र भी रहता है, वो जरूरी नहीं कि सारे जो है अन्य रचना संग्रहित ही रहता है, वह कुछ स्वतंत्र भी रहता है, तो वहाँ पर स्वतंत्र लिख देंगे। अन्य रचनाएं, इसके अलावा गुरु नानक जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखे, यह यहाँ लिख देंगे। इस तरह से क्रम संख्या 1 से लेकर के आप 12 तक जितने भी काव्य खंड की पाठ है वो सारे आप इसमें क्रमानुसार सजा करके, और जैसे आपको उदाहरण बताया गया उस तरह से आप उदाहरण कर लोगे तो आपको सारा जो है जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप हम कहानी पूरा, जैसे कहानी है गद्य खंड में, कविता है, तो ये सारे कविता को यदि हम अच्छी तरह से गहराई से पढ़ लें, सबसे पहले करना क्या होता है कि आप कोई भी पाठ पढ़ो, चाहे वो हिंदी का गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, आप देखते होंगे कि हर जगह जो है इसमें एक शब्द निधि दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? एक शब्द निधि। और उसमें से आपको सबसे पहले शब्द निधि, देखिए यहाँ पर दिखाया गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, अंतिम में पेज नंबर 4 और 5 में दिखाया गया, पेज नंबर 4 5 में। तो आप सबसे पहले शब्द निधि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चीज ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पढ़ते समय उसका अर्थ को समझने में दिक्कत तो आती होगी, ये समझ रहे हैं, ये आपकी कठिनाई होती होगी। लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के पहले आप पाठ शुरुआत करने के पहले, जैसे कविता पढ़ें तो कविता का जो शब्द निधि है पहले उसका पढ़ लें। कहानी यदि पढ़ रहे हो तो कहानी का शब्द निधि होता है, उसको पहले पढ़ लें। उससे बहुत सारे शब्दार्थ आपके जेहन में चला जाएगा और वो पढ़ते समय वो वाक्य का सही सही अर्थ आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और दूसरे काम क्या होंगे कि यह जो आप शब्द निधि पढ़ोगे वह आपका व्याकरण पोर्शन, जैसे समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सारे शब्द का निदान उसी से निकल जाएगा। आप शब्द निधि पढ़ोगे तो उसी का, जैसे मान लो अकस्मात, तो अकस्मात का मतलब क्या होता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव यदि रहा अकस्मात का अर्थ क्या होता है, तो अचानक। यदि बोले अकस्मात का एक समानार्थी लिखे तो क्या होगा, अचानक। इस तरह से आपको विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, कुछ कुछ जो है आपका व्याकरण का भी समस्या आपको क्या हो जाएगी, निदान मिल जाएगा व्याकरण की समस्या से। और जो कहानी है या जो कविता है उसका भी सारा सारा अर्थ आपको क्या जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार आपको बताया जाता है बेटा कि कोई भी चीज को जो है आप भार ना समझे, ये एक पढ़ें अच्छी तरह से, एक सारा समय निकालें। हर सब्जेक्ट, हम जानते हैं कि अभी आपका परीक्षा है तो परीक्षा में आपको बहुत सारे चीज़ों की जिम्मेवारी भी आ गई होगी, सारे विषयों को आपका शिक्षक लोगों को आपको लोड पड़ जाता होगा कि मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट का एक रूटीन बना लें। क्या बना लें? रूटीन बना लें। जैसे आज मंडे है तो मॉर्निंग में उठे 6 बजे, तो 6 बजे से 1 घंटा हिंदी को याद करना है, 7 बजे जो है सोशल साइंस याद करना है। इस तरह से एक दिनचर्या में उसको शामिल कर लो और प्रतिदिन यदि आप उसको अभ्यास करते रहोगे तो ये आपका बहुत ही अच्छा आएगा। ये परीक्षोपयोगी के साथ साथ आपको जीवनोपयोगी में भी काम देगा। ये परीक्षोपयोगी मतलब अभी पढ़ लिए और आईना फिर जो इंटर में गए तो फिर उस चीज को भूल गए, ऐसा नहीं। आप ऐसे चीज को गहराई से पढ़ो ताकि वह जो है जो हम पढ़ें उस चीज को हम अपने साथियों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को भी हम उसको बता सकें। जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ एक बार जो चीज हम समझ जाएंगे तो वह समझने से अच्छा है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यदि हम रट लिए तो रटन जो होता है, यह रटन प्रक्रिया भले आप जो है फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन यह जीवन में जो है आपको अच्छे संकेत नहीं है। यह आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, ऊंचे स्तर पर बढ़ना है। तो ऊंचे स्तर पर कब बढ़ेंगे? जब हम उसका पढ़ाई की कला को जानेंगे, कैसे करना है। आपको मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया गया कि अज्ञेय जी का कविता के बारे में, और उसका कविता के पूरा उसका पढ़ लिया गया और उसमें से आपके सामने देखिए कि कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स करते क्या है कि अधिकांश जो है वो बाजार की ओर दौड़ रहे हैं।
ये किताब निकला, ये गेस्ट पेपर निकला, ये निकला, वो निकला, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, बुक पढ़ना। क्या पढ़ना है? बुक पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, सारा चीज उसी में है। आपको कहीं भी बाजार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे किताबें आपके बाजार में आई है, बहुत तरह के, बहुत प्रकार के प्रकाशन के आए हैं, और उस प्रकाशन में बहुत सारी गलतियां भी हैं। तो उसको आप याद कर लोगे, रट लोगे, और फिर वही परीक्षा में जाकर के दोगे तो क्या होगा, आपकी गलतियां हो जाएगी, नंबर कट जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों से बचो, और ज्यादा से ज्यादा आप किताब पर गहराई से दो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय को, उस विषय को समझो। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। ये आपका अज्ञा जी का हिरोशिमा शीर्षक कविता है, उस कविता का क्या अर्थ है, उसका भावार्थ हम बताएंगे। पिछले वीडियो में भी बताया कि हिरोशिमा का जो घटना हुआ है वह विश्व युद्ध में हुआ था, और उस विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा के जापान देश के हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर पर बम गिराया था, और उस बम से कितने लोगों का नाश हुआ था। आज भी इस कविता की प्रासंगिकता है। आज भी लोग छोटे बड़े विवादों में ये परमाणु बम का हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यह मानवता का विनाश करने का है। ये पिछले में बारे में बताएं, और फिर मैं वही चीज को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आज की इस कविता का प्रासंगिकता है। तो आपको जो है अगले वीडियो में, अगले दिन मैं आपको साथ आऊँगा, और ये कविता का पूरा भावार्थ करके बताऊंगा, और कैसे उसका क्वेश्चन, ये तो जितना भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाला गया सिर्फ कवि परिचय से, और हम पूरा उसका भावार्थ पढ़ा करके और अंदर से हम आपको ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, है ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, व्याकरण प्रश्न भी हो जाएगा। लेकिन वह क्या पढ़िएगा तब। अब जैसे यहाँ पर आपका कविता देखो, क्या है इसमें, पहला हिरोशिमा में क्या है, पहला कविता सहसा, क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला। तो सहसा का मतलब क्या हुआ, अचानक। तो ये सहसा भी आपका क्या है, एक समानार्थी शब्द आ गया ना। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो इसमें सहसा है, सूरज है, तब इसी में से निकालेंगे, एक दिन सहसा सूरज निकला। तो एक दिन, तो दो में क्या लिखा हुआ है, एक दिन में क्या लिखा हुआ है, दो में हर्षई कारण दिन, क्या लिखा हुआ है, दिन। यहाँ देखते हैं, यहाँ बॉक्स बना देते हैं आपको, यहाँ पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में सुविधा हो इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, दिन, क्या लिखा है बेटा, दिन। ये दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। आप कभी बेटा हम क्या करते हैं, गलती से लिख देते हैं एक दिन, तो एक दिन, दो में दीर्घी कारण दिन लिख देते हैं। तो ये दिन का मतलब क्या हो जाता है, निर्धन। क्या होता है दिन का मतलब, निर्धन, गरीब। आप देख रहे हैं कि हर्षईकार या दीर्घईकार का एक जरा सा अंतर होने से कितने शब्द अंतर हो जाते हैं। अब हम समझेंगे कि ये दो में हर्षई न दिन और ये दो में दीर्घई न दिन, ये दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मतलब सुनने में एक समान लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होता है। जैसे यहाँ दो हर्षई न दिन, दिन का मतलब क्या हो रहा है, दिवस हो रहा है, और ये दो दीर्घई न दिन, दिन मतलब निर्धन हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे तो क्या व्याकरण नहीं होगा, सारे अलग से व्याकरण रटना, ये समझना, ये सब बिल्कुल पुरानी धर्रा है। अभी आपको नए जमाने के साथ चलना है, और एक के साथ आपको कई समस्याएं एक बार ही निदान हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, सूरज। क्या लिख रहा हुआ है, सूरज। और हम लोग क्या लिखते हैं, बोलेगा ये सूरज कौन सा शब्द है, ये सूरज है ना। तो सूरज कौन सा शब्द है, तो पता नहीं। तो सूरज ये शब्द क्या है, और ये शब्द के दृष्टि से सूरज, और कहीं पर क्या लिखते हैं, ये सूर्य। क्या लिखते हैं यहाँ, सूर्य। तो ये सूरज कौन सा शब्द हो गया, तद्भव। क्या हो गया, सूरज तद्भव, और सूर्य क्या हो गया, तत्सम। तो ऐसे कैसे होता है, जैसे संस्कृत का वैसे शब्द, संस्कृत का वैसे शब्द जैसा संस्कृत में लिखते हैं, और ठीक वैसा ही हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं उसको, जैसे सूर्य, तो सूर्य पूर्वस्याम दिशायाम उदयति, तो संस्कृत में भी बोलते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, और हिंदी में भी बोलते हैं सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ऐसे शब्द में सूर्य जो है संस्कृत का शब्द है, और उसका हिंदी में भी प्रयोग करें, ये क्या हो गया, तत्सम। लेकिन सूर्य है संस्कृत शब्द, और उसको बोलचाल की भाषा में विकृत हो गया, वो शब्द क्या हो गया, विकृत हो गया, टूट गया।
और सूरज को बोल करके हम क्या बोल रहे हैं? सूरज। क्या बोल रहे हैं? सूरज। ये संस्कृत का शब्द टूट गया है, वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? तद्भव, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो बेटा कि एक ही शब्द में मैंने यहाँ पर पढ़ा 2 लाइन, एक दिन सहसा सूरज निकला मात्र, और इसमें से आपको व्याकरण पोर्शन कितना में निकल गया? समानार्थी शब्द निकल गया, श्रुति संभिनार्थक शब्द निकल गया, और ये शब्द के बारे में तद्भव तत्सम भी निकल गया। इस तरह से उसको यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सारे व्याकरण की जो छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वो पढ़ते पढ़ते भी समझ जाएंगे। और जहाँ तक कुछ संधि विच्छेद है, समास है, कारक है, तो ये सारे चीज को हम फिर अगले वीडियो में व्याकरण के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।